नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दुनिया इतनी बड़ी है कि इसके गोले में कहीं खुशी मनाई जाती है, कहीं गम मनाया जाता है। ये साथ साथ चलते रहता है। अखबार की दिक्कत ये रहती है कि उसके एक ही पन्ने पे कहीं खुशी कहीं गम ऐसा देखने मिलता है। वेनेजुएला में एक महिला को वहाँ की तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा अभी हुई है। वेनेजुएला की मरिया कोरिना मचादो, ये नाम है राजनेता का, उनको इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार देते हुए नोबेल पुरस्कार कमेटी ने कहा है कि वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से तानाशाही के सामने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने के लिए दिया गया है। मैंने एक दूसरी अफवाह और सुनी है, मुझको ठीक से नहीं मालूम है। मेरे कुछ दोस्त अमेरिका गए हुए हैं, वो वाइट हाउस के बाहर अहाते के बाहर खड़े हुए थे, तो उनको पता लगा कि खिड़कियों के कांच टूट रहे हैं चारों तरफ, और चारों तरफ कुछ चीखने की आवाज़ आ रही है, कुछ सामान बाहर गिर रहे हैं, खिड़कियों के कांच टूट टूट कर भीतर से कोई फेंक रहा है सामान बाहर। बाद में उनको किसी सुरक्षाकर्मी ने बताया कि नोबेल शांति पुरस्कार इस साल का न मिलने की वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह बिफर गए हैं कि उनके सामने जो जो तोड़ने लायक चीज़ें दिख रही हैं वो उन सबको तोड़ रहे हैं। टीवी तोड़ दिया है, कमरे के सारे कांच के सामान तोड़ दिए हैं, खिड़कियों के कांच तोड़ दिए हैं, सब सामान बाहर फेंक रहे हैं। ये भी पता लगा, अफवाह है, मुझको पक्का नहीं मालूम है कि उनके जितने सहायक हैं वो वाइट हाउस के भीतर भी हेलमेट वगैरह लगाकर उनके करीब जा रहे हैं। अफवाह है, ये सच भी हो सकती है, नहीं भी हो सकता। कहीं खुशी कहीं गम। वेनेजुएला में जो जनता है वो खुश है कि जनता के हक के लिए लड़ने वाली एक नेता, उसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ट्रंप बिफर रहे हैं क्योंकि इसका फैसला कल आज में ही होना था, तो उन्होंने बाह मरोड़ कर एकदम कहीं इजराइल की बाह मरोड़ी, कहीं फिलिस्तीन के हथियारबंद संगठन हमास को भयानक धमकियां दी कि इसके बाद फिर नर्क में ही जाओगे, फिर मत कहना मुझको। इस तरह की धमकी हमास को दी। इजराइल को कहा कि कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि बंद करो झगड़ा। बहुत कोशिश करके उन्होंने ये समझौता करवाया, युद्ध विराम करवाया, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा बंद हुआ है, और अभी वहाँ पर ये तैयारी चल रही है कि इजरायली फ़ौजें फ़िलिस्तीन के गाज़ा से पीछे हटेंगी। 72 घंटे के भीतर हमास इजराइल के उन लोगों को जिनको 2 साल से उसने अपने गिरफ्त में रखा हुआ है, उनको जिंदा मुर्दा तमाम लोगों को छोड़ेगा। कुछ लोगों के बारे में उसने कहा है कि वो मरने के बाद कहाँ पर दफनाए गए हैं, ये हमास के जिन लोगों को जानकारी थी वो इजरायली हमलों में मर गए हैं। तब उनकी डेड बॉडीज़ कहाँ हैं इसकी जानकारी नहीं, लेकिन कुल मिलाकर इजराइल के भीतर कल से ही चालू हो गया था जश्न। आम जनता खुशियाँ मना रही है। वहाँ की जनता अपने ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ हो चुकी थी, बार बार उसको कह रही थी किसी भी कीमत पे हमारे जो बंधक हैं वहाँ पे उनको वापस लेकर आओ। 2 दर्जन करीब बंधक जिंदा लौटेंगे वहाँ इजराइल, और करीब 2 दर्जन के करीब वो बंधक जो हैं उनकी डेड बॉडीज़, उनके शव लौटेंगे। ये सब कुछ ट्रंप ने घड़ी देख देख कर किया। इतने बजे नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी की बैठक है, इसके पहले पहले ये हो जाना चाहिए, इसके पहले पहले ये हो जाना चाहिए, पूरी दुनिया में ये हो जाना चाहिए। ट्रंप ने खुद ने दावा किया 3000 साल से जो लड़ रहे हैं फ़िलिस्तीन और इजराइल, मुझको नहीं मालूम है 3000 साल से लड़ रहे हैं कि नहीं, कुछ 75 साल का मुझको याद है।
3000 साल से जो लड़ रहे हैं उस जंग को मैं बंद करवा रहा हूँ, इसके बाद तो मुझको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना ही चाहिए। उन्होंने बार बार ये भी कहा कि मैं 7 और जंग बंद करवा चुका हूँ, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही छोटी सी फौजी जंग जो है, छोटा सा टकराव, उसको बंद करवाने का क्रेडिट करीब 49 या 50 बार ट्रंप ने लिया है और भारत ने आधा दर्जन बार उसका खंडन किया है कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है। नतीजा आप देख रहे हैं, व्हाइट हाउस में कांच वगैरह सप्लाई करने वाले लोग जो हैं उनको एक काम मिल रहा है, पता नहीं उसका वहाँ टेंडर होता है कि नहीं होता है, कि हमारे इधर जैसे ये जेम पोर्टल से टेंडर में कांच सप्लाई होगा वहाँ, तो कितना कमाएंगे लोग उसमें। लेकिन व्हाइट हाउस के बाहर लोगों ने कांच टूटे देखे हैं गुस्से में। ट्रंप बिफर गया है एकदम, और नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने उसका नाम अभी कल बाहर कर दिया था शॉर्ट लिस्ट से, क्योंकि इसके खिलाफ ट्रंप के खिलाफ कुछ एक मुकदमे चल रहे हैं, कुछ मुकदमों में उसको सजा हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उसको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया, लेकिन ट्रंप इसको आसानी से बर्दाश्त करेगा नहीं। जिस नॉर्वे के ओस्लो में नोबेल कमेटी बैठती है, मुझको पता लगा है कि नॉर्वे के ऊपर 300% टैरिफ लगा सकता है ट्रंप, कि तुम्हारे यहाँ की नोबेल कमेटी को तुम समझा नहीं सके मुझको नोबेल प्राइज़ देने के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ देने के लिए। खैर, मैं चलता हूँ। आज का मौका जो है इस लफाजी से परे, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो टकराव चले आ रहा था, 6 अक्टूबर की बात है शायद 2023 की, 6 अक्टूबर की बात है शायद 2023 की, कि हमास ने, जो फ़िलिस्तीनी संगठन है जो वहाँ पर काबिज है, निर्वाचित नहीं है, वो सत्ता भी नहीं है, काबिज है वहाँ पे, कई लोग कई जगह काबिज रहते हैं, तो उसने हमला किया था इजराइल के ऊपर। क्या सोच के किया था मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। हमास में जो लोग वहाँ पे, मैं जब फ़िलिस्तीन गया था, जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, हमास के जिन लीडर्स से, वो सारे लोग इजराइली हमले में मारे जा चुके हैं। मैं जब उनके मरने की खबरों में नाम पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ कि पूरे परिवार सहित मर गए, 3 बेटे सहित मर गए, तो मुझको ध्यान पड़ता है कि इन नेताओं से फ़िलिस्तीन के गाज़ा में जाने पर मेरी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन वो लंबा किस्सा है, मैं कई बार बता चुका हूँ फ़िलिस्तीन के गाज़ा जाने का। कुछ उसकी तस्वीरें होगी तो हम आपको दिखा देंगे जो मेरी खींची हुई थी वहाँ पर। अभी फ़िलहाल पिछले 2 साल में जो इजराइली हमलों में फ़िलिस्तीन के लोग जो मारे गए थे, वो 67,000 का आंकड़ा हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री ने सामने रखा है। बाकी दुनिया भी इसको बहुत डिस्प्यूट नहीं करती कि लोग ऐसे मरे हैं। करीब 20-25 लाख की आबादी वाला गाज़ा शहर, 85% से अधिक केवल मलबा बचा है, केवल मलबा। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने लोगों को न खोया हो या हाथ पैर बदन के अंग न खोए हों। साबुत कोई परिवार नहीं बचा है गाज़ा में। और इजराइल ने जिस अंदाज में हमले किए फ़िलिस्तीन के ऊपर, उसको दुनिया के बहुत सारे देशों ने नस्लवादी मानव संहार माना है। नस्लवादी माना है इसको कि एक नस्ल को ख़त्म करने के लिए इजराइल ऐसे फौजी हमले कर रहा है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा समझते हुए कि अभी तो एक रिपब्लिकन पार्टी का ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है। जब डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बाइडन वहाँ पर राष्ट्रपति था ट्रंप के ठीक पहले, उस वक्त भी इजराइल को ऐसे ही धड़ल्ले से हथियारों की सप्लाई हो रही थी। अमेरिका से बम भेजे जा रहे थे, हजार किलो के बम भेजे जा रहे थे। 1000 किलो का एक बम इजराइल जब गिरा रहा था गाज़ा के ऊपर, कई मंजिला इमारतें उससे ख़त्म हो जा रही थी। दर्जनों लोग एक एक बम से मारे जा रहे थे। स्कूलों में जहाँ पर कि शरण स्थल बनाया गया था उनको उड़ा दिया गया था, अस्पतालों को उड़ा दिया गया था। रोते हुए डॉक्टर दिख रहे थे जिनके बच्चे की लाश लेके आए थे लोग वहाँ पे,
कि ये बाहर बम के टुकड़ों से ये जख्मी हो गया है, बाप के पास उसका इलाज करने के लिए दवाई नहीं थी, उसके सामने उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया, डॉक्टर के बच्चे ने। कई तरह की मौतें, 67,000 बहुत होता है, 67,000 मौतों में, हवाई हमलों में 67,000 मौतें, हर किस्म से ये मौतें हुई हैं, हर किस्म से। पूरा का पूरा गाज़ा दुनिया का आज सबसे बड़ा कब्रगाह है। इतना बड़ा कब्रगाह दुनिया में और कोई नहीं है। गाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा मलबा भी है। इतना बड़ा मलबा दुनिया में और कोई नहीं है। 20-25 लाख की आबादी के रहने की जगह, आज उनके पास प्लास्टिक के शीट भी नहीं है सिर पर रखने के लिए। अब मैं सोच रहा हूं कि ट्रंप ने बाहें मरोड़ कर दोनों की, इजराइल और फिलिस्तीन की, और एक तरफ ट्रंप ने पश्चिमी देशों को भरोसे में लिया, एक तरफ उसने अरब मुस्लिम देशों को भरोसे में लिया कि इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है, ये रुकवाना है। ट्रंप के सामने डेडलाइन थी, एक वक्त था कि इस वक्त के पहले सब कुछ हो जाना चाहिए। वो रोज घड़ी देखता था कि इस तारीख को इतने बजे नोबल कमेटी बैठेगी, उसके पहले तक ये हो जाना चाहिए। और किया ट्रंप ने मेहनत कम नहीं की, पूरी मेहनत की। इजराइल को ये समझ में आ गया कि अब युद्ध विराम के बिना कोई चारा नहीं है। हालांकि कई जानकार लोगों का यह मानना है कि ट्रंप का जो पीस प्लान है, इट इज़ मेड इन इजराइल, ये इजराइल में बना हुआ है। लेकिन गाज़ा को लेकर इजराइल में बने हुए किसी प्लान की कोई विश्वसनीयता नहीं हो सकती। तो इजराइल से इसको एक्सपोर्ट किया गया अमेरिका के वाइट हाउस, वहाँ पर इसको ट्रंप ब्रांड के पैकिंग में इसको पैक किया गया, और उसके बाद ट्रंप ने उसको दुनिया के सामने रखा जैसा कि ये उसका प्लान है, क्योंकि प्लान पूरा इजराइल के पक्ष में है। ये ट्रंप ने जो हरकत की है कि फिलिस्तीनियों के हक के बारे में ये पूरा समझौता जो है, जो योजना है, ये एक धुंध है। इसमें इसको स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी कहते हैं, सोची समझी धुंध रखी गई है जिसका बाद में कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। लेकिन मैं इसके खिलाफ आज नहीं हूँ। जो लोग फिलिस्तीन में बेकसूर लोग दर्जनों की संख्या में रोज मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, कुपोषण से मर रहे थे, बेघर थे, बेअंग थे, अंग एक 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 लाखों लोगों के जा चुके हैं, उनके पास कोई भविष्य नहीं था फिलिस्तीनियों के पास। ऐसे में आज जो जिस कीमत पर भी उनको जिंदा रहने अगर मिल रहा है तो देखा जाएगा बाद में क्या किया जाएगा। अभी इस पल वहाँ पर इजराइल और गाज़ा दोनों जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं अलग अलग वजहों से। इजराइल के लोग थक चुके थे। मैं आपको बतलाऊं, यहूदी लोग जो इजराइल के हैं वो अपनी परंपरागत पोशाक में, धार्मिक पोशाक पहनते हैं, वो जो हुलिये से दिख जाते हैं कि वो यहूदी हैं, उस पोशाक में, और यहूदियों के जो पुजारी रहते हैं, धर्म के जो उनके प्रमुख रहते हैं जगह जगह उनके उपासना स्थलों पे, इन सब लोगों ने अमेरिका में जगह जगह प्रदर्शन किया था इजराइल के खिलाफ। खुद इजराइल के भीतर इजराइल की सरकार के खिलाफ खूब प्रदर्शन चल रहे थे, नेतन्याहू के खिलाफ खूब प्रदर्शन चल रहे थे कि इस जंग को खत्म किया जाए, हमलों को खत्म किया जाए, बेकसूर फिलिस्तीनियों को मारना खत्म किया जाए। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताए बिना यहाँ बात को खत्म नहीं करूँगा। जितने मुस्लिम देश हैं दुनिया के, जितने मुस्लिम देश हैं, इन्होंने डबल रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं भेजा फिलिस्तीनियों के लिए। सब तेल के कुओं पर बैठे हुए हैं, सब उनके ऊपर वाले के दिए हुए ज़मीन के नीचे के तेल के कुओं पर खरबपति और उससे ऊपर जो भी होता होगा वो बने हुए हैं। फिलिस्तीनियों के लिए कुछ नहीं भेजा। जो बाइडन ने कुछ एक डबल रोटी गिराई थी फिलिस्तीन पे। जितने बम, मेरे ख्याल से जितने बम वो इजराइल को देता था, प्रति बम एक पैकेट डबल रोटी गाजा पे गिराता था। बहुत बड़ी मेहरबानी थी जो बाइडन की। डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति था ये, जिसको कि
उदारवादी पार्टी माना जाता है अमेरिका में। बहुत से लोगों को देखना हुआ इस दौरान। मुझको लगता था कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों में कम से कम एक जागरूकता आएगी, कुछ नहीं आई। जो देश पैसा जहां पर बिलबिला रहा है, उफन रहा है, ऐसा खौलती हुई चाय से जो झाग उफनता है, ऐसा जिन मुस्लिम देशों में पैसा उफन रहा है, वो इजराइल के हमलों से जख्मी और मरे हुए फिलिस्तीनियों के लिए कफन तक भेजने को तैयार नहीं हुए। पैसा ही सब कुछ होता है, ऊपर वाला कुछ नहीं होता है। फिलहाल मैं आज के इस पल की खबर पे आऊं तो कुछ घंटों के भीतर शायद वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की राहत सामग्री गाजा में पहुंचना शुरू हो जाएगी। इजरायली फौजें धीरे धीरे पीछे हटना शुरू हो गई है, हमले थम गए हैं। हमास के लोग जो हैं, उनके कब्जे में जो जिंदा और मुर्दा इजरायली हैं, उनको देने की तैयारी में लगे हुए हैं। 72 घंटे के भीतर उनको देना है। जो फिलिस्तीनी इजरायली संदेश आता था, इस हिस्से को छोड़ के भागो, तो लाखों लोग एक हिस्से को छोड़ के दूसरे हिस्से में भागते थे। फिर वहाँ हमले का मैसेज आता था तो इधर भागते थे। इस समझौते में एक चीज़ होने वाली है, गाजा का पुनर्निर्माण। मैं आपसे कह सकता हूँ पूरी दुनिया में इतना बड़ा कोई मलबा नहीं है, इतनी बड़ी कोई कब्रगाह नहीं है, इतने ज़्यादा जख्मी लोग दुनिया में आज किसी भी एक हिस्से में नहीं है। एक शहर आपको बगल का बतलाता हूँ मैं, जेरूसलम, जो आज इजराइल के कब्जे में है, वहाँ से 3 धर्म निकले थे। ईसाई धर्म निकला था, इस्लाम धर्म निकला था, यहूदी धर्म निकले थे। 3 धर्म निकले थे वहाँ से। आज उसी के बगल का गाज़ा, 3 बातों के लिए गाज़ा दुनिया में अनोखा हो गया है। सबसे बड़ा मलबा दुनिया का गाज़ा में है। सबसे अधिक लाशें दफन की हुई मलबे में दबी हुई आज की तारीख में गाज़ा में है। एक शहर में 2 साल के भीतर 67,000 लाशें। 2 सबसे अधिक जख्मी दुनिया के एक शहर में गाज़ा में है। सबसे अधिक रहम के हकदार, मदद के हकदार गाज़ा के लोग हैं। उनका भविष्य जो होना है, कोई अच्छा भविष्य नहीं होना था जब तक दुनिया का सबसे बड़ा मवाली और जब तक दुनिया का सबसे कमीना देश इजराइल, जब तक ये दोनों मिलकर गाज़ा पर हमला जारी रखे थे, तब तक कुछ नहीं होना था। यहाँ 100-200 लोग शायद हमास के हथियार बंद बचे हैं, वो भी महीने 15 दिन में, 2 महीने में मारे जाते। तब तक 10,000 बेकसूर निहत्थे फिलिस्तीनी और मारे जाते। तो मैं केवल ये कहने आया हूँ कि मेरे लिए एक निजी राहत की बात है। मुझको वहाँ के लोगों ने, गाज़ा के लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के रखा है। उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो देखना भयानक है। मैं कोशिश करूँगा उसमें से कुछ आपको यहाँ पे दिखाएं। इजराइल में खुशियाँ मनाई जा रही है कि उनके जिंदा और मुर्दा लोग लौटेंगे, जंग थम गई है। अमेरिका में कुछ लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ये कामयाबी है कि इतनी पुरानी, इतनी खराब जंग को उन्होंने रुकवा दिया है। चाहे नोबेल पुरस्कार इस साल न मिला हो, अगले साल फिर वो कतार में लग सकते हैं। उनके पास अभी 4 साल बाकी हैं। दुनिया के बहुत सारे देश, पश्चिमी देश, जिन्होंने फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी थी, वो खुश हैं। साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देश, जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गए थे नेतन्याहू के खिलाफ, इजरायली सरकार के खिलाफ, वो खुश हैं। दुनिया में खुश बहुत सारे लोग हैं। और मैं आपको बताऊं, जो अरब इस्लामिक देश हैं ना, ये इनकी खुशी मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। ये सारे के सारे अपने धर्म के लोगों के खिलाफ नमक हराम देश हैं। ये पूरे के पूरे, ये किसी मदद के लिए काम नहीं आए फ़िलिस्तीन के लोगों की। इन्होंने अपनी ताकत का कुछ इस्तेमाल नहीं किया। ट्रंप ने गाज़ा के पुनर्निर्माण के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। उसने कहा है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द है। मुझको इनकार नहीं है उससे।
अगर सच में ही शांति वहाँ कायम हो सकती है, सच में गाज़ा का पुनर्निर्माण हो सकता है, वहाँ के भूखे लोगों के पेट में 2 रोटी जा सकती है, बच्चों की अकाल मौत वहाँ पर ख़त्म हो सकती है, तो मैं उसके साथ हूँ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को ट्रंप ने इस कमेटी में रखा है, बोर्ड ऑफ पीस कहता है वो इसको, जो फिलिस्तीन को चलाने के लिए है। टोनी ब्लेयर को क्यों रखा है ये भी जान लीजिए कि टोनी ब्लेयर बहुत लंबे समय से अरब लोगों से भी दोस्ती रखते आए, फिलिस्तीनियों से भी उनकी पहचान है, इजराइलियों का भरोसा भी उन्होंने जीता है, और वो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं ब्रिटेन में जो लगातार गाज़ा के पुनर्निर्माण को लेकर सोच विचार कर रहा था, आपस में विचार विमर्श कर रहा था। तो उनको रखा है। गाज़ा का पुनर्निर्माण होना चाहिए, लोगों को जिंदा रहने का हक रहना चाहिए। जो हालत जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों की थी, जो इजराइली हैं, यहूदियों की थी, वही हालत यहूदियों ने फ़िलिस्तीनियों की है। तुमको हिटलर ने मारा था, उसका बदला फ़िलिस्तीनियों से क्यों निकालते हो? खैर, तो मैं आपके सामने अभी तक का अपडेट रख रहा हूँ। कई दिनों से मैंने इसके बारे में कहा नहीं था, मेरी बोलने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैं फ़ोटो वीडियो गाज़ा से जो आ रहे हैं उसको खोल के देख भी नहीं पाता था। बहुत सारे मेरे परिचित वहाँ पर मारे गए हैं, कौन कौन जिंदा है मेरी पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ी अभी। लेकिन फिर भी एक तो हम सबको, दुनिया में जो लोग फ़िलिस्तीन के हिमायती हैं, जो लोग दुनिया में शांति चाहते हैं, उनको कुछ चंदा इकट्ठा करके वाइट हाउस भेजना चाहिए, ताकि वहाँ कांच का जितना सामान तोड़ा है ट्रंप ने उसको दोबारा किया जा सके, उसको रिप्लेस किया जा सके। और अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार का एक झूठा दिलासा ट्रंप को दिलाना होगा कि आप ऐसे ही करते रहो, शांति कायम रखो। ये किस तरह की शांति है बताऊं मैं आपको। ट्रंप ने इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जो करवाया है ये कुछ उसी किस्म का है कि मुंबई में किसी छोटे मोटे मवाली ने किसी गरीब की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद मुंबई के सबसे बड़े मवाली दाऊद इब्राहिम ने कब्जा करने वाले मवाली और गरीब जिसकी ज़मीन है इसके बीच एक समझौता करवा दिया, जिसमें ज़मीन वाले गरीब को कोई हक मिलने की गारंटी नहीं है। स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी, रणनीतिक धुंध रखी दाऊद इब्राहिम ने। ट्रंप ने कुछ वैसा ही किया है अभी फिलिस्तीनियों के साथ, लेकिन बेमौत इस तरह से मरने से बेहतर है कि एक समझौता हो, मौतें थमें, आगे की आगे देखी जाएगी। ट्रंप ही कोई 200 साल की उम्र लिखा कर थोड़ी आया है, देखा जाएगा उसके बाद क्या होगा। देखिएगा, खबरों को देखिएगा ध्यान से, इजराइल की, फिलिस्तीन की। हिंदुस्तान के लोगों का कुछ ज़्यादा लेना देना रह नहीं गया है इससे। बहुत से लोग इसलिए फिलिस्तीन पे ध्यान नहीं देते कि उधर की आबादी मुस्लिम है, जितनी घट जाए अच्छा है। कई लोग इसलिए ध्यान नहीं देते कि इजरायली एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा इंपोर्टर हिंदुस्तान है। तो कारोबारी रिश्ते इतने गहरे हैं, इतने गहरे कारोबारी रिश्ते हैं कि इधर के कई लोग इसलिए भी ध्यान नहीं देते। यहाँ के लोग मानते हैं कि इजराइल हमारा भाई है। इधर के लोगों का, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मुस्लिम फ़िलिस्तीनियों के मारने वाले इजरायली यहूदियों की जो टोपी रहती है, छोटी सी गोल टोपी, इधर के लोग हो सकता है उसको भी लगाने तैयार हो जाएं कि अच्छा कर रहे हो और मारो। फिलहाल दुनिया को एक राहत की सांस लेने का मौका है। फिलिस्तीन ने जो तकलीफ़ें झेली हैं, ऐसी ही तकलीफ़ें हिटलर के समय में यहूदियों ने जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में झेली थी, जहाँ कंसंट्रेशन कैंप कहे जाते थे, यातना शिविर, वहाँ लोगों को मारा जाता था। इजराइल ने पूरे के पूरे गाज़ा को यातना शिविर बना दिया था, हाथ भी नहीं लगाते थे, हवाई हमलों से मारे जा रहे थे लोगों को। 67,000 किसको कहते हैं आपको बतलाऊं मैं। कुछ हफ्ते पहले एक पादरी ने एक चर्च में कहा कि गाज़ा में और इजराइल में जितने बच्चे मरे, इजराइल में भी
100-200 बच्चे मारे गए थे हमास के हमले में। इजराइल और गाज़ा में जितने बच्चे मरे हैं उनका नाम लेके एक बार उनके लिए प्रार्थना की जाए तो उन बच्चों का फर्स्ट नेम, केवल पहला पहला नाम, उनका सरनेम वगैरह नहीं, पहला पहला नाम उस पादरी ने पढ़ना चालू किया चर्च की प्रार्थना सभा में। कितना वक्त लगा था मालूम है प्रार्थना सभा में? 7 घंटे लगे थे केवल बच्चों का पहला नाम पढ़ने में। ऐसी मौतें थम जाएं। आज मेरे लिए राहत की बात यही है, मैं वहाँ के बहुत सारे बच्चों से मिला था। मैं गया होऊंगा उस बात को 14-15 साल हो रहे होंगे, तो वो बच्चे बड़े भी हो गए होंगे, अब हो सकता है मर भी गए हों बहुत सारे उसमें से। जो बचे हैं वो बचे रहें। हम फिर मिलेंगे। आप इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच की खबरें ज़रूर से पढ़िएगा। 2 मिनट की श्रद्धांजलि आप ट्रंप के लिए भी दीजिएगा, जिसका दावा है कि भारत और पाकिस्तान का जंग उसने रुकवाया। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने इस एक एपिसोड में दुनिया की कुछ एक चीज़ें काम की आपके सामने एक सही संदर्भ में रखी हैं, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों को भी लिंक भेजिएगा। हम सब के मन में संवेदनाएं बची रहना ज़रूरी है। अगर संवेदनाएं नहीं बचेंगी तो हम अपने परिवार के लिए भी संवेदनशील नहीं रह जाएंगे। इतना निष्ठुर मत होइए, चाहे वो मुस्लिम बच्चे हों फ़िलिस्तीन के, चाहे दुनिया के किसी और जगह के किसी और धर्म के बच्चे हों। फिलहाल आज करवा चौथ है। भारत की हिंदू महिलाओं में से बहुत सी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए कुछ व्रत वगैरह रखती हैं। मैंने कई घंटे तक धर्म ग्रंथों को देखने की कोशिश की कि क्या हिंदू पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए किसी तरह का कोई व्रत रखते हैं। तो पिछले 5000 साल के इतिहास में मुझको ऐसा कोई व्रत सुनाई नहीं पड़ा। मैंने जितने तरह के AI से ढूंढने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आप एक नामौजूद चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सर्वर जो है वो प्रोसेसर सब गर्म हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है। ऐसी महिलाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आपके उपवास से कुछ होगा या नहीं होगा आपको मालूम होगा, और ऊपर अगर आपका कोई ईश्वर है तो उसको पता होगा। लेकिन आपके पति, पुत्र, भाई, परिवार के कोई भी व्यक्ति अगर दोपहियों पर बाहर निकलते हैं तो हेलमेट पहनने बोलिए। अगर कार पे चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाने बोलिए। मोबाइल पे बात करने से मना कीजिए गाड़ी चलाते हुए। ये करवा चौथ के दिन आपकी ताकत हो, क्षमता हो तो हेलमेट लेके दीजिए परिवार के लोगों को। इससे ज़रूर ज़िंदगी बचेगी। उपवास का मुझको नहीं मालूम। एक दिलचस्प बात बतलाता हूँ आपको। हिंदुस्तान में हिंदू महिलाएं पुरुष की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। कभी तीज करती हैं, तीजा करती हैं, तो कभी क्या क्या करती हैं। ये अभी करवा चौथ करती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं के इतने उपवास के बावजूद हिंदुस्तान में पुरुष की औसत उम्र जो है महिला से 3 साल कम है। औसत महिला जो है पुरुष से 3 साल से ज़्यादा जिंदा रहती है। अब कहाँ चले गया असर मैं नहीं जानता पूजा वगैरह का, लेकिन हेलमेट का असर, सीट बेल्ट का असर सचमुच ही रहेगा। फिर मिलेंगे।